सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म ने बिलाखिर आज कुछ देर पहले वो ऐलान कर दिया जिस ऐलान का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे उनके हामी भी। उनके हामी इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब उनको काफ़ी अरसे से यानी गुज़श्ता 8 हफ्तों से तकरीबन उनको मोबिलाइज़ कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे अपने साथ चलने के लिए, और उनके मुखालिफिन भी इंतज़ार इसलिए कर रहे थे कि वो अब किस स्ट्रेटजी के साथ इमरान खान का सियासी मुकाबला करेंगे। तो बिलाखिर 25 तारीख को यानी 2 दिन के बाद इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा होगा और यहाँ साबिक वज़ीर आज़म ख़ुद उसका श्रीनगर हाईवे पर इस्तकबाल करेंगे। एक तरफ इमरान खान साहब सियासी दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं और वो एक अनफॉरगेटेबल फिनोमेना बन चुके हैं पाकिस्तानी सियासत में। उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा, बावजूद इसके कि उनको इक़्तिदार से निकाल दिया गया, लेकिन हर सियासी बहस और हर सियासी बैठक का महवर इसके बावजूद इमरान खान ही हैं। इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आने के बावजूद और इमरान खान साहब की तरह बहुत बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे करने के बावजूद ना अपनी गवर्नेंस की कोई शानदार मिसाल दिखाने में कामयाब हो रही है, ना अपने मुआशी एजेंडे या मुआशी इस्लाहात की कोई शानदार मिसाल कौम के सामने रखने में कामयाब हुई है। इबहाम दर इबहाम, और इस इबहाम का फ़ायदा इमरान खान साहब उठाने की कोशिश करेंगे। दोनों सूरत हाल यानी सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन साहब। तरीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। तरीन साहब, इकॉनमी पे आपसे आगे चल के बात करूंगा, लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर साबिक आज वो डेट अनाउंस कर चुके हैं तो इसी से आगाज़ करते हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च के साथ साथ धरने का भी ऐलान कर दिया, यानी ऐसा नहीं है कि वो आएंगे और जलसा होगा और वापस चले जाएंगे। तो धरना पहले वो दे चुके हैं 2014 में, और उस धरने को उन्होंने जब ख़त्म किया था तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने क्या कहा था, मैं ज़रा आपको वो सुनवा दूँ, फिर इस पर आपकी कमेंट लेता हूँ। सानिया पेशावर के बाद इमरान खान साहब ने धरना ख़त्म कर दिया था, अब वो फिर धरने की तरफ जा रहे हैं। शौकत तरीन साहब, आपकी सियासी सूझबूझ क्या कहती है कि ये सही फैसला है धरने की तरफ जाने का इमरान खान साहब का? भाई, मैं तो एक इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, तो ये पॉलिटिकल सवाल तो आप पॉलिटिशियन से करें। हमारी जो है मेरे नज़दीक इस वक्त जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि उनके नज़दीक और हमारी पार्टी के नज़दीक इस वक्त एक ही हल है इस क्राइसिस को ख़त्म करने का, और वो ये है कि इलेक्शंस और इलेक्शन से पहले जो है इंटरिम गवर्नमेंट। तो ये वो इस जो अमल को फोर्स करने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं, बाकी तो वक्त ही बताएगा। राइट। अच्छा तरीन साहब, जैसे पंजाब में तकरीबन 2 माह से एक डिसफंक्शनल किस्म की गवर्नमेंट है, अधूरी गवर्नमेंट चल रही है, मरकज़ में भी गवर्नेंस और इकॉनमी की सिचुएशन आपके सामने है। एक बड़ी बहुत ओवर रेट किया जा रहा था शहबाज शरीफ साहब की शहबाज स्पीड को, लेकिन यहाँ पे भी वो शहबाज स्पीड नज़र नहीं आ रही। इधर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च और धरने की कॉल दे दी। तो अगर इस पॉलिटिकल सिचुएशन को मैं इकॉनमी के साथ जोड़ दूँ तो जो गवर्नमेंट पहले इस इकॉनमी को नहीं संभाल पा रही थी वो अब अंडर प्रेशर आकर कैसे संभाल पाएगी? यार, जो आपने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की कि देखें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच में इकॉनमी को संभाला नहीं जा सकता। इकॉनमी सफ़र करती है, इसलिए सफ़र करती है कि जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो जो इन्वेस्टर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, कारोबारी होता है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेता, वो हाथ रोक लेता है और वो कहता है कि ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये एक किस्म के पॉलिटिक्स की सिमत किस साइड पे है, किस तरफ है, तो हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने पैसे होते हैं।
तो आपने देखा कि हम जब से ये इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की, उससे पहले तो हमारी इकॉनमी के नंबर्स तो आ गए हैं। आज मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिए, बड़े ज़बरदस्त नंबर्स थे। लेकिन जैसे जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ती गई तो रुपए पे भी प्रेशर आया, स्टॉक एक्सचेंज में भी प्रेशर आया, और अब जब उन्होंने टेक ओवर किया उसके बाद से आप देखेंगे कि जो आपका जो रुपया वो 20 रुपये एक किस्म से डिवैल्यू हो गया। स्टॉक मार्केट 3-3.5 हज़ार पॉइंट से नीचे गिर गई। आपकी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई कि लोगों ने होल्डिंग शुरू कर दी, और स्पेकुलेटर ने आपके जो प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर दी। फिर आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो उसका जो डिस्काउंट रेट कहाँ है और उसका जो काइबोर है, मतलब जो मार्केट में है रेट, वो उससे भी 3% ऊपर है। तो ये उस वक्त होता है जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है। तो वेदर ये पंजाब में हो रही है या सेंटर में हो रही है ये, लेकिन ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस वक्त है, और ये कोई एक्शन नहीं ले रहे उस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए। राइट। अच्छा, एक और सवाल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के रिलेशन पे, और फिर हम प्योरली इकोनॉमी पे बात करेंगे कि ये 2 महीने में जो कुछ हुआ वो आपने बता दिया और वो लोग देख भी रहे हैं। अब अगर इमरान खान साहब के मुतालबे पर हुकूमत चंद दिन रजिस्ट करने के बाद अनाउंस कर देती है, असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, तो वो इंटरिम गवर्नमेंट भी 3 महीने के लिए होगी। सो 2 महीने पहले अनसर्टनिटी के, 3-4 महीने मजीद अनसर्टनिटी के, तो डाउन द लाइन आप अक्टूबर नवंबर में फिर पाकिस्तान को कहां खड़ा देख रहे हैं सर? नहीं जी, देखें आप, जैसे इंटरिम गवर्नमेंट होगी, इंटरिम गवर्नमेंट का जो सरबराह होगा या जो हुकूमत होगी वो मेजर पार्टीज़ की एग्रीमेंट के साथ होगा। मतलब ये इसमें इमरान खान साहब का भी अमल दखल होगा और पीडीएम का भी अमल दखल होगा। तो जब वो एक किस्म से मुत्तफ़िका एक कैंडिडेट होगा तो उसको तो सभी हेल्प करेंगे ना। तो वो इसको जिस तरीके से मैंने भी आज सुबह भी कहा कि अगर एक क्रेडिबल इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो हम भी उनको हेल्प करेंगे। तो वो जो इदारे IMF जैसे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनको हम ये बिल्कुल यूनाइटेड फ्रंट पेश करेंगे कि ये जो है पाकिस्तान अब सही सिमत पे चल पड़ा है, इंटरिम गवर्नमेंट है, और इसके जो भी इंटरिम गवर्नमेंट के डिसीजंस होंगे वो इंशाल्लाह हम उनको पूरा करेंगे। तो इसलिए इस वक्त जो है वो हालात डिफरेंट हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट आ गई तो हालात डिफरेंट होंगे। राइट। चलें, ये बहुत अच्छी खबर आपने दे दी कि अगर एक क्रेडिबल इंटरिम गवर्नमेंट हो जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को भी एतमाद हासिल हो, तो जितने अरसे के लिए भी वो आएगी उसमें तहरीक इंसाफ यानी आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं इकॉनमी के वो पूरी तरह से उनको कंट्रीब्यूट और सपोर्ट करेंगे। हफीज़ शेख साहब का जो अचानक वापस पाकिस्तान आना और स्पेकुलेशन वो भी चल रही थी कि शायद जो इंटरिम सेटअप आएगा उसमें उनकी कोई खिदमात ली जाएंगी या मौजूदा हुकूमत ने उनकी खिदमात के लिए उनको वापस बुलाया, कोई है ऐसी आपके पास इत्तला? ये हफीज़ शेख साहब आए हैं, मैं भी उनको, मेरी इस्लामाबाद में भी उनसे मुलाकात हुई है। ज़ाहिर है वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और ये इंटरिम गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो, अगर उनकी हेल्प लेना चाहें तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात होगी। राइट। शौकत साहब, इसहाक डार साहब, उनके पास बड़ा वसी तजुर्बा है पाकिस्तान में वजारत ख़जाना को चलाने का। मिफ्ता इस्माइल साहब अगेन वो पोस्टर बॉय बन गए PMLN के इकॉनमी के हवाले से। डॉक्टर आयशा गौस पाशा शहबाज शरीफ साहब के साथ पंजाब में काफ़ी अरसे तक वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखती रहीं। सो 2 लोग ऑफिशियली और तीसरे अनऑफिशियली इसहाक डार साहब की भी एडवाइस और गाइडेंस। तो एक ऐसी टीम इन्होंने फ्लोट की इकॉनमी को चलाने के लिए, ये टीम नाकाम क्यों हो गई सर? क्योंकि डिसीजन नहीं ले रहे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। इसहाक डार साहब जो कहते हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कहते, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं इसहाक डार उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। लेकिन जी बात सिर्फ ये नहीं होता कि लोग कितने जीनियसेस हैं, कितने उनमें अकल है। अब मेरे जैसा आदमी, मैं तो एक मतलब एक सादा सा बैंकर हूँ, थोड़ी इकोनॉमिक्स आती है मुझे, लेकिन डिसीजंस लेने पड़ते हैं ना।
जो इकॉनमी में डिसीजन अगर आप नहीं लेंगे तो वक्त गुजर जाता है, तो जब वक्त गुजर जाने के बाद डिसीजन लेना जो होता है वो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये देखें ना, एक ही चीज़ के ऊपर ये फंसे हुए हैं कि वो रोल बैक करनी है सब्सिडीज़ के नहीं करनी, और अभी तक उस पर कुछ तकरीबन 6 हफ्ते हो गए हैं। उससे पहले ये कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा जुल्म किया इस हुकूमत ने कि प्राइसेस ज़्यादा हैं और इन्होंने उसको फ्रीज़ कर दिया। और आते उसके ये जब हमने किया 28 फरवरी को किया, इन्होंने आके अप्रैल के बीच में, अर्ली अप्रैल में ये अपना हुकूमत संभाली है, तो 1 महीने तक ये हमें ये ताने देते रहे। अब उस जब से इन्होंने संभाली है हुकूमत, 6 हफ्ते गुजर गए, तो 6 हफ्तों में ये डिसाइड नहीं कर सके कि इसको क्या करना है, इसको रोल बैक करना है, इसके साथ रहना है, अगर रहना है तो फिर कुछ और डिसीजन इनको लेने हैं। तो ये नहीं है कि जो बड़े बड़े जय्यत किस्म के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वो इकट्ठे हो कोई डिसीजन तो लेना यार। राइट, डिसीजन कैसे लें? वो कहते हैं कि आप हमें फंसा के चले गए जब आपको नजर आ रहा था, यानी पहले आपको आवाम की फिक्र नहीं हुई, आपको आवाम की फिक्र आपकी हुकूमत को उस वक्त हुई जब बिलावल का लॉन्ग मार्च मुल्तान पहुंच गया, तो फौरी तौर पे प्रेशर में आके अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता और अगले 3-4 महीने सस्ता मिलेगा, बिजली भी 5 रुपये सस्ती। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप तो एक पॉलिटिकल स्टंट आपने किया और बारूदी सुरंग हमारे लिए बिछा गए। ये तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो अच्छी नहीं होती। आपको मालूम है कि हमने पिछले साल भी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो जो होनी चाहिए थे उससे कम रखी। मैंने सेल्स टैक्स उस पर कम करता गया, मैं जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवल ये वो कम करता गया। आपको याद है जब 145 रुपये हमारी पेट्रोल की कीमत थी, उस वक्त हिंदुस्तान की कीमत थी 235 रुपये और बांग्लादेश की थी 185 रुपये। तो हम तो बड़ी देर से ये कर रहे हैं कि हम लोगों के अवाम को हम लोगों ने एक किस्म से सब्सिडाइज कर रहे थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इनके डर से हमने ये किया? ये और बात है कि हमने फरवरी में कहा कि यार ये हर 15 दिन के बाद एक तलवार लटक जाती है और लोग जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, तो हम इनको 4 महीने के लिए रिलीफ दे देते हैं। और 4 महीनों के लिए हमने एक बंदोबस्त करना था 466 बिलियन रुपए का, वो हमने कर दिया। तो ये जो है ना, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती हैं हमारे जो आवाम को एक गुमराह करने के लिए। वरना आप जाएं, आप हिस्ट्री में देखें कि जुलाई के बाद से क्या है, जुलाई से बाद से 300 अरब रुपए के मैंने टैक्सेस जो है माफ़ किए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। और पीडीएल जो कि होना चाहिए था 650 अरब पूरे साल का, वो जब हम गए तो उसमें 90 अरब भी नहीं था। इसका मतलब कितना हमने वो भी माफ़ी दी। तो ये तो अगले 4 महीने को छोड़ें, पिछले में हमने भी सब्सिडाइज किया। तो हमारा तो ये था कि हमने आवाम को रिलीफ देना ही देना था। अच्छा, अब सर हाइपोथेटिकली अगर फ़र्ज़ कर लें कि शहबाज शरीफ साहब नाम के कोई शख्स इस वक्त हुकूमत में नहीं है और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म है और शौकत तरीन फेडरल मिनिस्टर हैं फाइनेंस के और मुफ्ता इस्माइल साहब अपोजिशन में बैठे हैं, तो आप तो ऐलान कर चुके थे कि आप जून यानी बजट तक 30 जून तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस। तो उन प्राइसेस को कंट्रोल करने से जो मुश्किल आज शहबाज शरीफ हुकूमत पर पड़ी है, वो मुश्किल पर आपके ऊपर भी तो पड़नी थी। मैंने तो समझा दिया यार कि हमने उसको फंड किया हुआ था। 100 बिलियन हमने पीएसडीपी कम करना था, 140 बिलियन प्रोविंसेस से लेना था, 120 बिलियन डिविडेंड से, 50 बिलियन हमारा एफबीआर से एडिशनल लाना था और 56 बिलियन हमने अपना ग्रांट्स कम करनी थी। हमने तो फंड किया हुआ था, हम तो वो करते। और हमने उसको भी कन्विंस किया था अपना IMF को कि ये हम कर रहे हैं, तो इससे तो IMF प्रोग्राम तो इफेक्ट नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप जो प्रोविंसेस की जो आपको उन्होंने वो दिया है, एक किस्म से प्रॉमिस किया है, वो आप हमें दिखा दें, और वो जो डिविडेंड आपने करना है वो जो बोर्ड्स हैं उनसे वो लिखा हुआ दिखा दें। वो तो ये भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। तो हमने तो वो करना था और हमारे पास प्लान था ना। ये अटकल पंचू काम तो हम नहीं करते ना। नहीं तो अच्छा, आपके पास प्लान था, बड़ा इफेक्टिव प्लान था, आप प्लान बना करके, वो प्लान फाइनेंस मिनिस्ट्री में पड़ा होना चाहिए ना। और IMF भी आप कह रहे हैं कि वो भी किसी हद तक आपके उस प्लान एग्री कर रही थी। तो उसी प्लान को कॉपी पेस्ट कर दें और सकते हैं, तो आपका प्लान इफेक्टिव था, तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि इनका गला कटता है। जैसे ये हमारे प्लान को उसको कहेंगे हाँ ये प्लान फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटिकली ये मर जाते हैं। बिकॉज पहले ये हमें कहते रहे कि जनाबे वाला ये
ये हम मतलब कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे वगैरह वगैरह। और जब हमने कीमतें फ्रीज कर दी, इनको मुसीबत पड़ गई। और अब वो वही चीज़ करने के लिए ये अगर हमारा प्लान फॉलो करते हैं तो आप पॉलिटिकली देखें ना इनको कितना डैमेजिंग होगा। सही। तो ये 2 दिन के बाद जो IMF का शायद 25 तारीख को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो IMF की तरफ से कोई खबर आएगी, तो आपको लग रहा है कि इनके मामला तय हो जाएंगे? IMF इस हुकूमत की मुश्किलात और ख़ास तौर पे जो सियासी मुश्किलात है उनका एहसास कर लेगी और IMF कहेगी कि ठीक है, आपके ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है, आप अचानक 30-40 रुपये पेट्रोल नहीं बढ़ा सकते, आप इतना बढ़ा दें, आप ये सब्सिडी। IMF समझ जाएगा इनके मसाइल को? देखिए जी, IMF समझ भी सकता है। IMF जो है वो कई वेवर्स दे चुका है, मतलब इन द पास। लेकिन इस वक्त वो मसला नहीं है। इस वक्त तो देखें ना, इन्होंने जो अब ये किया है, ये जो बैन कर दिया है चीज़ों को, उस पर भी IMF खुश नहीं है। ये उठा के एक वक्त में इन्होंने सारा का सारा कई चीज़ें बैन कर दी। इम्पोर्ट्स जो बैन की, चलें उसको भी रहने दें एक साइड पे। इस वक्त IMF का जो इम्पोर्ट्स पे जो है, इस वक्त जो मसला है IMF का, वो ये कह रहे हैं कि ये अगर हमें वादा भी कर देते हैं कि हम ये करेंगे इन द फ्यूचर, हम इन पे कैसे एग्री कर सकते हैं, हम एतबार कर सकते हैं। बिकॉज इनकी तो बड़ी फ्रेजाइल हुकूमत है। ये हुकूमत तो मतलब इस तरह लगता है कि पता नहीं ये हफ्तों की है। तो वो ये चाह रहे हैं कि ये जो भी वादे करें वो उसका एक ब्रॉड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस। जो मैं पहले कह रहा था, जो कि हो सकती है इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, इनके साथ तो नहीं हो सकती ना। राइट। अच्छा शौकत साहब, इसमें कोई शक नहीं कि जो अभी पॉपुलैरिटी PTI ने गेन की है और इमरान खान साहब ने, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और जो वो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग इज़ अ सेपरेट डिबेट, लेकिन लोग उनके नैरेटिव को बाय कर रहे हैं। और वो इमरान खान जिनको बहुत अनपॉपुलर कहा जा रहा था आज से 2-2.5 माह पहले, वो आज पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने आए हैं। जो आपकी इकॉनमी की सिचुएशन थी मार्च से पहले तक, वो आपके नंबर्स और आपके मुताबिक, यानी हुकूमत के मुताबिक तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री थी, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट्स तो उस वक्त आपके भी बहुत खिलाफ थे, जैसे आज इनके खिलाफ। ये यार देखें, ये तो अब नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते ना यार। नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते कि GDP 6% से ग्रो कर रही थी, जो आपकी इंडस्ट्री जो है उस 7.25% से ग्रो कर रही थी, और लार्ज इंडस्ट्री है वो 10.5% पे ग्रो कर रही थी, और एक मार्च के महीने में 27% से ग्रो कर रही थी। सारी क्रॉप्स बम्पर थी। सर्विस सेक्टर 6.2% से ग्रो कर रहा था। तो हर जिस जब ग्रोथ हो रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो प्रॉफिट से 28% से ज़्यादा थे। अब वो जिस चीज़ से वो ना खुश थे लोग, वो मैं टेबल पे रख देता हूँ। वो ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी कई कमोडिटीज़ की, उनकी वजह से इन्फ्लेशन हुई। और इन्फ्लेशन हुई किसकी वजह से? तेल की वजह से। तेल जो है वो तकरीबन 105-110% बढ़ गया, बल्कि ज़्यादा, क्योंकि $42 पे जो तेल था जनवरी 2021 में, वो ये अभी जनवरी और फरवरी मार्च में वो $95 पे पहुंच गया। घी जो था वो तकरीबन $700 टन पे था, वो कुछ $1400 पे चला गया। कोयला जो $100 पे था वो $400 पे चला गया। उसके बाद तो ये जो चीज़ें जो आई, उन्होंने महंगाई की, और महंगाई की वजह से लोग नाखुश थे। तो हम ये ज़रूर हम कहते हैं कि, लेकिन आज भी वही हिसाब है। आज ये आके इन्होंने क्या कर लिया? बिकॉज ये चीज़ें तो पूरी दुनिया को अफेक्ट करें ना। आज मैं अमेरिका का पढ़ रहा था, अमेरिका के बीच में वॉलमार्ट वगैरह के उन्होंने कहा है कि ये जो पता नहीं कितनी उसमें डेकेड्स में जो इन्फ्लेशन है ज़्यादा है। सर बर्तानिया में 40 साल की रिकॉर्ड 9% चल रही है, अमेरिका में जी तोड़ दिए। तो अब देखें ना, वो चीज़ें तो हमें अफेक्ट की ना, हमें उसने ज़रूर अफेक्ट की। लेकिन आज जो मैंने नंबर्स दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने ये कहा है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हमने इनको मात ना दी हो। अच्छा सर, ग्रोथ के नंबर्स हैं, एग्रीकल्चर नंबर्स मेरे पास भी हैं सर, नंबर्स सारों में। मैं आपकी इजाज़त से मुझे एक ब्रेक पे भी जाना है, और ब्रेक से वापसी पे चूंकि आपने खुद बात छड़ी, तो
इस वक्त गवर्नमेंट आपके नंबर्स को कंटेस्ट करते हुए अपने नंबर्स दे रही है और बाकायदा तौर पर अखबारात में, टीवी चैनल्स पर हुकूमत एक कैंपेन चला रही है इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ कि 2018 में जो वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे उसमें और 2022 के पाकिस्तान में मईशत के एतबार से कितना जवाल आया है। अब इनके नंबर्स अपने, उनके नंबर्स अपने, फिर नंबर्स किसके ठीक है? एक ब्रेक के बाद शौकत साहब से बात। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन साहब हमारे साथ हैं। शौकत तरीन साहब, आपकी नज़र से भी वो इश्तिहारात गुजरे होंगे हुकूमत ने जो टीवी चैनल्स पर और अखबार पर जारी किए, जिसमें 2018 जो पाकिस्तान वो छोड़ गए थे और 2022 जो पाकिस्तान उन्होंने आपसे लिया है, तो 4 साल में माशाल्लाह जो वो फ़र्क बता रहे हैं वो तो कह रहे हैं सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। नंबर सारी हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, तो आप कैसे कंटेस्ट करेंगे इनको? मैंने आज कंटेस्ट कर दिया ना जी। मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरे नंबर्स हैं, मैंने ये कहा कि ये आपकी ही इदारा जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसने ये नंबर छापे हैं, जो मार्च के एंड के नंबर छापे हैं उन्होंने छापे हैं, और आपके मिनिस्टर्स ने उस पर साइन, क्योंकि ये तो अभी आए हैं ना 2 दिन पहले 3 दिन पहले। ये हमने तो ये नंबर नहीं दिए। हर नंबर जो हमने दिया जो है जो आया है, वैसे जीडीपी ग्रोथ का नंबर आया है, डेट का नंबर, ये डेट पे कहते हैं जनाब आपने तो कोई 22 ट्रिलियन और कर दिया। अरे 2200 ट्रिलियन नहीं हुआ, वो तकरीबन 17 साढ़े 17 ट्रिलियन हुआ पिछली दफ़ा से, जिसका मतलब 71% जो है वो बढ़ा है। ये 80% की बात करते हैं, वो असल में 71% बढ़ा है, लेकिन 72% तो आपकी जीडीपी भी बढ़ गई है ना। आपकी 39 ट्रिलियन थी, हमारी 67 ट्रिलियन है। तो भाई कि मतलब इस किस्म की जो है ना वो बातें ठीक लगती नहीं है। ये तो ये फैक्चुअल हो गया, ये मेरे नंबर्स नहीं है। हर नंबर हमने दिया कि हमारी जो आपकी जो है एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इनसे ज़्यादा ग्रो की हैं, हमारी जो है रेमिटेंसेस ज़्यादा ग्रो की हैं, हमारे ये जो आपकी क्रॉप्स हैं वो हर क्रॉप, इनकी क्रॉप्स जो आखिरी थी उससे ज़्यादा है, और उसके अलावा 5.5 मिलियन जॉब्स हमने किए हैं। इनकी जो थी ये हर साल 11 लाख जॉब्स क्रिएट करते थे, हमने 18.5 लाख जॉब्स क्रिएट किए। ये स्टेटिस्टिक्स ये के डिपार्टमेंट के नंबर्स हैं, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये जो मर्जी अखबारों में लिख दें। हमने जाके उठा के इस वक्त मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि इनको उनका शीशा दिखा दें, और कल को अगर ये छापेंगे तो मैंने उसके साथ वो पूरी स्टेटिस्टिक छाप देनी है। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, पीबीएस ने जो आदाद शुमार जारी किए आपकी हुकूमत के, वो बहुत बेहतर तासुर दे रहे हैं आपकी गवर्नेंस और इकॉनमी का, जबकि जो इश्तिहारात ये टीवी पर और अखबारात में चला रहे हैं उसमें तो बहुत बुरी पिक्चर। इसका मतलब ये मिसलीड कर रहे हैं इश्तिहारों के जरिए से लोगों को, सिलेक्टिव कर रहे हैं ना। देखें आप, सिलेक्टिव में ये कह दें कि 22 अरब ट्रिलियन के नए कर्जे आ गए, हालांकि 22 तो नहीं आए, वो तो हुए तो तकरीबन 17 या 18 के हैं। लेकिन जब 22 ट्रिलियन आप कहते हैं और ये नहीं बताते कि जीडीपी जो है वो भी जो आपकी 72% बढ़ गई है, तो तासुर तो ठीक नहीं आएगा ना। इसी तरीके से बाकी चीज़ें की जी, और करंट अकाउंट जो है, फिस्कल डेफिसिट जो है वो तो जनाब वाला 5,600 अरब के पहुंच गया है। अरे भाई 9 महीने हम छोड़ के गए हैं, 2,600 अरब रुपया है, और वो है 4% जीडीपी का। आपके वक्त में जो था वो 4.3% था 9 महीने का। तो जब ये उसको एक किस्म से एप्पल्स एंड ऑरेंजेस करते हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो ये इनके लिए अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि हम उनको दूध का दूध पानी का पानी करके दे देंगे। उनकी वही स्टेटिस्टिक जो पीबीएस ने छापे हैं हम छाप देंगे, तो ये तो नहीं उसको डिनाई कर सकेंगे। अच्छा सर, मेरे सामने पब्लिश्ड स्टोरी पड़ी हुई है जो मुख्तलिफ अखबारात में आई है, जो डेट टू जीडीपी रेशो। आप कह रहे हैं कि अगर कर्जा बढ़ा है तो जीडीपी का वॉल्यूम यानी जीडीपी ग्रोथ भी हुई है, फेयर इनफ, लेकिन ये खबरें बता रही हैं कि 2022 में जो 87% है तनासुब के हिसाब से जीडीपी के आपका कर्ज जो है,
जबकि बांग्लादेश में 30% है, चाइना में 54% है, रूस में 19% है। ये मेरे फिगर नहीं सर, ये प्रिंटेड स्टोरीज में आया हुआ है। ये गलत है या सही है सर? गलत है, 85% नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो हमारा तनासब है वो 64% है। हमारा जो डेट है, टोटल डेट है, वो 43 ट्रिलियन रुपीज़ है। हमारी जो जीडीपी है वो 67 ट्रिलियन है। उसको आप डिवाइड कर दें, वो 64% बनता है। 2018 में भी 64% ही था। राइट। अच्छा, अगर आप बता सकें सर, जो पीबीएस ने जारी किया है, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2022 में, वो कितने % आपके पास शो हो रहा है सर? 5.97%, और पिछले साल का उन्होंने रिवाइज किया है 5.71%। ये 2004 और 5 के बाद पहली दफ़ा है कि 2 कंसेक्यूटिव सालों में 5.5% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है। 2 सालों में कंसेक्यूटिव। इनके तीसरे साल के बीच में ग्रोथ थी 4.5%, और चौथे साल में थी 4.6%। हमारे तीसरे साल में है 5.7%, और चौथे साल में है 6%। तो क्लियरली हर चीज़ के बीच में हमने बेहतर कारकर्दगी शो की है। राइट। अब मैं आपको शौकत साहब, प्रोपेगंडे का मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया था कि ताकि आपके भी सामने और देखने वालों के सामने भी प्रोपेगंडा किस तरह किया जाता है और स्टेट मशीनरी किस तरह इस्तेमाल होती है प्रोपेगंडा के तौर पे, उसका फ़र्क बता दूं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, जो आप यानी हुकूमत इस वक्त आपकी नहीं है, वो ये जारी कर रहा है कि 5.9% ग्रोथ रेट था, जबकि टीवी पर जो इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं शौकत साहब, उसमें 2022 में ग्रोथ रेट जो है वो 4% दिखाया जा रहा है। सो इसको डिस्पेल, तो जैसे आप आए हैं हमारे शो में, आप डिस्पेल कर रहे हैं, ये डिस्पेल तो पर आपकी पार्टी को करना पड़ेगा। ये तो इस तरह हर फिगर वो गलत कोट करके और तासुर तो दे रहे हैं कि आपने बहुत बर्बादी फैला दी। देखिए, ये अपना हमारे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की किसी फर्म ने ये फिगर्स आज से कोई तकरीबन मेरे ख्याल में महीना 1.5 महीना पहले छापे थे 4% के, और IMF भी यही कह रही थी 4% होगा, और वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा कि 4.3% होगा। लेकिन जो असल नंबर्स आए हैं वो नंबर्स आए हैं 5.97, तकरीबन 6%। और ये इनकी हुकूमत के जो डिपार्टमेंट है उसने छापे हैं। और वजह क्या है, मैं आपको वजह बता देता हूँ जी, ताकि ये अवहाम ही ख़त्म हो जाए। 3 सेक्टर्स हैं इकॉनमी के जो बेसिकली मेकअप, मतलब पूरा इकॉनमी को उसको अगर उसको उनको एडअप किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 7.2% से ग्रो कर रही है। एग्रीकल्चर 4.4% से ग्रो कर रही है। सर्विसेज सेक्टर 6.2% से ग्रो कर रहा है। जब 2 बड़े सेक्टर जो हैं वो 7-6% पे कर रहे हैं, और दूसरा एग्रीकल्चर 4.4 पे कर रहा है, तो 4% कैसे ग्रोथ हो सकती है? तो ग्रोथ ने होना है ना 6%, तो वही नंबर्स आ रहे हैं। तो ये तो देखें, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, और वो किसी का नंबर ले लेते हैं, फिर अभी वो कभी वर्ल्ड बैंक का ले लेते हैं। तो अभी तो नंबर दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। पहले तो कंजेक्चर्स थे ना, एस्टिमेट्स थे, अब तो असल नंबर आ चुके हैं। राइट। अच्छा, एक सवाल और फिर ब्रेक पे जाते हैं। आखिरी से मैं कुछ और सवाल पर आपके सामने रखूंगा। वादा किया था इमरान खान साहब ने और आपकी हुकूमत ने भी कि ये जो IMF प्रोग्राम होगा, ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा पाकिस्तान का, और हम दोबारा कभी पाकिस्तान को IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। जो भी चल रहा है प्रोग्राम ये एग्जिस्टिंग, इसके बाद को किसी नए प्रोग्राम के लिए नहीं। अब अगर आप आ जाते हैं पावर में आज से 3, 4, 5 माह के बाद, जब भी इलेक्शन होता है, तो ये कमिटमेंट फिर निभाएगी आपकी हुकूमत से? मैं जवाब दे दूं अभी, जी आप जी ब्रेक में जाएंगे? आप दे दें, फिर बाकी बार आके ब्रेक में इसका जवाब दे दें। देखें जी, बात यह है कि इस वक्त जो जिस तरीके से हम चल रहे थे मार्च से पहले, तो हमारा कोई इरादा नहीं था कि IMF का जो प्रोग्राम है उसके बाद हम वापस IMF के प्रोग्राम पे जाएं। बिकॉज देखें जी, IMF के प्रोग्राम में ये होता है कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए आपकी ग्रोथ की, और हम ग्रोथ की सस्टेनेबली कर रहे थे डिस्पाइट द फैक्ट कि सुपर साइकिल चल रहा था। सुपर साइकिल हमें ये है, ये ब्रेक होता नज़र आ रहा था अगले 3, 6, 9 महीनों में, और जैसे वो नीचे आता हमारा करंट अकाउंट बैलेंस हो जाता। हमारे रिजर्व थे उस वक्त भी, हमारे रिजर्व उस वक्त 17 बिलियन के थे, तो
तो हमारा ये ख्याल था कि ये हमने अगर बैलेंस कर दिया तो ये हमारे बढ़ते जाएंगे। तो हमें हमारी ग्रोथ ओवरऑल हो रही थी 6% की, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि IMF प्रोग्राम पे जाएं, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो होता है वो देखें ना, जो जब भी आप कर्जा लेने जाते हैं किसी बैंक को तो वो उसमें आपको कई कंडीशंस डाल देते हैं कि ये करो और ये नहीं करो और ये करो और ये नहीं करो, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पसंद करें। तो हमने ये, हमारा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था कि इसको हम कंटिन्यू करते, लेकिन अब 4-5 महीनों के बाद क्या सिचुएशन आती है और ये हुकूमत क्या छोड़ के जाती है उसको फिर हमें देखना पड़ेगा। राइट, एक ब्रेक आपकी इजाज़त से, ब्रेक आके 3-4 और अहम सवाल आते हैं इस हुकूमत से मुतल्लिक और मुआशी मुस्तकबिल से मुतल्लिक। सेनेटर शौकत तरीन साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सेनेटर शौकत तरीन साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई थी तो वो सऊदी अरब भी गए और उनको UAE की तरफ से भी ताउन मिल गया माली, सऊदी अरब की तरफ से भी मिल गया, को $20 अरब की एक इन्वेस्टमेंट की भी के ऊपर भी MOU साइन हो गए, उधार पर तेल भी मिल गया। क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब भी गए, UAE भी गए और उनको दोनों तरफ से अब तकरीबन 1.5 माह हो चुका है उनकी हुकूमत को, कोई माली इमदाद, उधार पर तेल, किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली? मुझे नहीं मालूम जी कि वहाँ क्या इनकी गुफ्तगू हुई है, और मैं सेकंड गेस नहीं करना चाहता हूँ किसी को। मेरे ख्याल में तो वो ये देख रहे हैं कि IMF प्रोग्राम के साथ हम कैसे चलेंगे। मुझे भी याद है कि जब मैं गया था 2008 में, हमारी बड़ी हालत ख़राब थी और मैं गया था वाशिंगटन, तो मैं जिससे भी बात करूं तो वो मेरे से पूछते थे कि आपने IMF प्रोग्राम कर लिया, उनसे बात कर ली है, चाइना से ले के सऊदी अरेबिया से ले के सारी दुनिया से। तो मैंने फिर यहाँ टेलीफोन किया, मैंने कहा अपना, उस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी साहब थे, कि मुझे ये बेहतर होगा कि हम IMF प्रोग्राम कर लें, क्योंकि सारे लोग जो हैं उनकी जो स्टैंप है वो चाहते हैं। तो है ये कि IMF जो है वो एक किस्म से ऐसा इदारा है जो सारों को एक्सेप्टेबल है, कि इसके जो बोर्ड पे सारी दुनिया है, तो वो ये सब चाहेंगे कि हम कम से कम उस प्रोग्राम में वापस आ जाएं। आई एम श्योर फिर उसके बाद ये लोग हेल्प करेंगे। राइट। अच्छा सर, अगर हुकूमत मिल जाती है आपको, मिसाल के तौर पे कल 23 तारीख को, तो ये जो मुआशी बहरान है ये आप संभाल सकेंगे, या आप ये चाहेंगे कि हम फ्रेश इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन मैंडेट हासिल करके वापस आएं और फिर हम चलाएं, यानी हम इसी हुकूमत को हासिल नहीं करेंगे, हम नए इलेक्शन के साथ आएंगे? अमीर मियाँ देखो, इलेक्शन अगर कल अगर फ़र्ज़ करो ये हुकूमत चली जाती है तो इंटरिम गवर्नमेंट तो आएगी ना जी। 3 महीने किसी ने तो चलाना है ना ये मुल्क, तो इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी उसी को माशी हालात को भी संभालना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो हाथ पे हाथ रख बैठ जाएं, कि हाथ पे हाथ रख के बैठने की इस वक्त गुंजाइश ही नहीं है। तो कोई टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे उनको, और उसके बीच में उनको वो जो पॉलिटिकल जो है फोर्सेस जो इलेक्शन लड़ रही होंगी उनके ताउन की भी ज़रूरत होगी। जैसे सर आजकल इमरान खान साहब पाकिस्तान की सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, और सोवरेनिटी में इस वक्त हर रियासत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिक सोवरेनिटी, यानी मुआशी तौर पर जो मुल्क खुद मुख्तार नहीं है, जो मुल्क गिरवी पड़े हुए हैं आलमी इदारों के सामने, ताकतवर मुल्कों के सामने, वो मुल्क अपने फैसले भी आज़ादाना तौर पर नहीं कर सकते। तो हमारा मसला भी इकॉनमी है। तो इकोनॉमिक सोवरेनिटी हासिल करना चाहे अगर पाकिस्तान, एक आम आदमी के समझने के लिए आप अगर बता सके कि ऐसे कौन से 4-5 काम करने पड़ेंगे हमारी हुकूमतों को कि अगर हम वो कर लें तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मुआशी लिहाज से खुद मुख्तार हो सकता है? देखिए जी, मैंने एक फ्रेज़ कॉइन की थी, मतलब जून के बजट में, कि हमें इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए कोई 20-30 साल की। और जितने भी लोग मुल्क जो हैं जिन्होंने इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जिनको मिली,
उन्होंने 20 से 30 साल जो है ग्रोथ की 5 से 7%, 8% की, और हम ये नहीं कर सके कि हमारे कोई जो है कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा जो है यहाँ जो अमीर तबका है और जिसके पास पावर है वो नहीं चाहता कि अपने आप को कानून या इस किस्म के जो हमारे लिए चीज़ें जो करनी है वो ना करें। जिस तरह टैक्स नहीं पे करता वो, उसके बाद जो अगर आप देखें कि टैक्स तो सबसे बड़ी चीज़ है कि टैक्स तो पे करो ना भाई, अगर आप पैसे कमा रहे हो तो टैक्स पे करो। फिर उसके बाद हमारा जो सेविंग रेट है, हमारा सेविंग रेट कुछ 12-13% वगैरह ऊपर नीचे जाता रहता है, बट तकरीबन एवरेज इधर रहता है। अगर आप उसको 4 से डिवाइड करें तो हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ 3.5% है। 3.5% पे हम करेंगे कोई हमें मुश्किल नहीं होगी, लेकिन 3.5% से हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो हमें जाना 6-7-8%, अभी 6 पे चले गए ना, तो प्रेशर आया ना हमारे उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। लेकिन हमने उसमें फिर दूसरी चीज़ जो एक हमारे में खामी है वो ये है कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत फ़र्क है। अभी तो हमारी रेमिटेंसेज उसको काफ़ी कवर कर लेती हैं, लेकिन हमें रैपिडली एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री की। फिर आपका तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर, दोनों में आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। आप जो प्रोड्यूस करते हैं वो बाकी दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा कीमत पे प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ें जो हैं एफिशिएंसीज लानी पड़ेंगी, और इसमें एक चीज़ नहीं कई हज़ार चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन हम नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि वो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं और हम आसान रास्ता लेते हैं। इस तरह आप देख लें कि आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है 500 अरब रुपए के लॉसेस कर रही हैं, 10 के 12, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता। अगर आप इसी लिहाज से अगर आप वो देखें अपना कि गरीब लोगों के लिए हमने क्या कर रहे हैं, गरीब लोग जो अब हमने जो सेहत कार्ड वगैरह जो अभी इंट्रोड्यूस किया है, ये क्यों नहीं हो सकता था पहले? ये होना चाहिए ताकि गरीब आदमी जो है वो सिर्फ ट्रिकल डाउन क्लियर के ऊपर से जब आएगी प्रॉस्पेरिटी या मतलब अपना आमदनी में ज़्यादा होगी आमदनी पाकिस्तान की, तो हमें फ़ायदा होगा। क्यों भाई, हम उनके लिए बॉटम अप क्यों नहीं कर सकते? तो इस तरह एनर्जी है, एनर्जी के बीच में हमारा मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वेदर पावर है या हमारे पेट्रोलियम है, उसमें मेजर इश्यूज़ हैं। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने बहुत काम करना है, और ये सख्त डिसीजंस होते हैं जो कि हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, क्योंकि उनके जो इर्द गिर्द लोग फिर रहे होते हैं, उनको ये सूट नहीं करता, तो वो उनको नहीं करती। राइट। आखिरी 2 सवाल सर आपसे, आखिरी 2 सवाल। इमरान खान साहब के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं और ये सवाल उठाया जाता रहा आपके दौर में कि इमरान खान साहब का जो फेस था वो एक इंटरनेशनली नोन पर्सनालिटी है और उनकी एक अपनी ब्रांडिंग थी, उनके नाम की, उनके चेहरे की। तो इमरान खान जैसा शख्स भी अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने और बड़े पैमाने पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आ सके पाकिस्तान में, कोई 10, 15, 20 अरब डॉलर, तो लोग कहते हैं कि फिर अगर वो नहीं ला सके तो और कौन लेकर आएगा? देखिए जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक हमारे लिए मसला रहा है और इसने अंडर परफॉर्म किया। लेकिन हमारा इशू ये है कि जिस तरह की हमारी इस वक्त वॉर जोन में हम हैं, टेररिज्म आती जाती रहती है, लोग घबराते हैं। अब आपने देखा ना चाइनीज़ के ऊपर कितने अटैक हो गए, दासू में भी हुआ है, आप कराची में हो गया है, पहले क्वेटा में हो गया था। तो उससे अगर चाइनीज़ ही घबरा जाते हैं तो बाकी दुनिया तो बिल्कुल घबराएगी ना यार। तो हमारा ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो है ये हमें, तो इसलिए हमें एक किस्म से इसमें भी हमें अपने दिमाग लड़ाना चाहिए। मुझे तो 1 साल ही सिर्फ हुआ था सही, तो मैंने इनको ये रिकमेंड किया कि आप पहले तो ये है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाए हैं इसमें चाइनीज़ को कहें अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ, क्योंकि वो कोई 85 मिलियन जॉब आउटसोर्स कर रहे हैं बाकी मुल्कों को, तो हमें भी करके दे दें। जब वो यहाँ लेके आ जाएंगे और जिसमें टेक्सटाइल भी होगा, लेदर भी होगा, तो वो कम से कम वो इन्वेस्टमेंट्स तो आएंगी ना इधर। दूसरा ये है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंसेंटिवाइज करें, क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, वो आपका रिस्क ले लेंगे, वो ले आएंगे, क्योंकि वो तो आते जाते रहते हैं। बिल्कुल सही सर। आखिरी सवाल ये है, गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प हो रही थी लेकिन आखिरी सवाल, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा, आपकी कुलीग, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, हमारे कुलीग समी इब्राहिम जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट, उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं,
इस पे क्या आप, ये जो एनवायरनमेंट बन रहा है इस वक्त हरासमेंट वाला, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो देखें आप जो है, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जिसमें मीडिया आता है, वो हर एक के अपने अपने ख्यालात होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको टारगेट कर दें। और दूसरा ये है कि आम आदमी के लिए आपका जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की है तो अगर लीगल सिस्टम आपका सही काम कर रहा है तो वो उसको पूरा प्रोसेस करेगा। जिस तरीके से शीरी मज़ारी हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसके लिए कोई वारंट होने चाहिए, उनको वार्निंग होनी चाहिए कि ये आपने कर लिया है और ये आपने गलती की है और इसकी पहले तो कोई तफ्तीश होनी चाहिए थी। अगर बगैर बताए हुए आ जाते हैं और वो 1972 का कोई केस है जब वो के 6 साल की थी और उठा के अभी 50 साल के बाद आप उसको यूज़ कर देते हैं और उनको बताए बगैर, तो ये तो फिर थोड़ी एक किस्म से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ना। राइट। तो मेरे ख्याल में इससे हमें दूर रहना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन साहब हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।